नमस्कार। इस वक्त हमारी जो मौजूदगी है कांग्रेस कार्यालय में है और यहाँ पे हम बातचीत करेंगे। बिल्कुल थोड़ा नजारा देख लीजिए आप, यहाँ पे किस तरीके से तैयारियां की जा रही है। चारों तरफ राहुल गांधी आने वाले हैं। कल जिस तरीके से 23 जून को जो बैठक होने वाली है बिहार में महागठबंधन को लेकर, उसी सभी विपक्षी दल के नेता एकजुट हो रहे हैं और इस वक्त हमारी मौजूदगी कांग्रेस कार्यालय में है और यहाँ से बिल्कुल आपको लाइव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। ये बातचीत करते हैं, हमारे साथ सीनियर पत्रकार विकांत कश्यप है, जिससे बात करते हैं कल की बैठक में क्या डिसीजन लेने वाले हैं लोग। शायद उसी पे चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आखिर प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा। रविकांत कश्यप जी, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। कल 23 जून को बैठक होने वाला है विपक्षी दलों का, क्या कुछ होने वाला है कल बैठक में? वही होगा, सब लोग कुछ बता ही नहीं रहे हैं कौन नेता होगा नहीं होगा, मगर राहुल गांधी के आने से ये बातें तय है। ये बैठक राहुल गांधी के इर्द गिर्द घूमेगा। इससे पहले नीतीश कुमार के इर्द गिर्द घूम रहा था और ये कहा जा रहा है कि ये नीतीश कुमार की उपलब्धि भी है कि कांग्रेस से ज्यादा वो मेहनत कर रहे थे विपक्षी एकता के लिए। जो काम कांग्रेस 2019 में नहीं कर पाई और जो काम वह 2024 में भी नहीं कर पाती, उसका थोड़ा सा क्रेडिट नीतीश के पास जाता है। क्या लग रहा है, देश की राजनीति में कुछ बड़ा होने वाला है क्या आने वाला समय में? देखिए, इस लोकसभा में इतना जल्दी बड़ा हो जाए ये कहना मुश्किल है, क्योंकि परिणाम सबको पता है कि 2024 में क्या होगा और 2024 के बाद कौन से पीएम रहेंगे। हाँ, अगर इसे लंबा टर्म में ले जाएंगे, जैसे सोशल साइडों पर जिस प्रकार से सोशल साइड जो आई है, तो ये तमाम चीजें सोशल साइड पे जो दो तरह के मीडिया आए हैं, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और अब डिजिटल मीडिया। तो डिजिटल मीडिया यहाँ से क्या है कि आप किसी भी चीज को दबा नहीं सकते हो और ये नहीं कह सकते हो कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं नहीं चल रही है। आप यहाँ से कुछ भी कर सकते हो। ये इतना जैसे कि जो बैठक हो रही है, कई बार होता है कि लोकतांत्रिक पद्धतियों पर ये वो, मगर ये डिजिटल मीडिया है। आप यहाँ से किसी को भी गलिया सकते हो, मीन्स की उनकी कह सकते हैं कि जो भूमिका सही नहीं है देश में, उस पर आप बातें रख सकते हो और यहाँ से आप कुछ भी प्रहार कर सकते हो। और आपको देखेंगे भी आज बड़े बड़े पत्रकार जैसे निकल कर आ रहे हैं टीवी चैनलों से और यहीं से सारी बातें अपनी पहुंचा रहे हैं। और मोबाइल सबके हाथ में है, टीवी भी मोबाइल पे ही आ गई है, टीवी देखने का फुर्सत नहीं है। तो इसीलिए कहा जा सकता है कि यहाँ से जो बातें की जा रही है, तो जो बदलाव यहाँ से आ रही है डिजिटल प्लेटफॉर्म से, वो बदलाव सबसे बड़ी है। और इस चीज का 2014 के पहले बीजेपी करती थी, अब कांग्रेस इसमें माहिर हो चुकी है और भी तमाम पार्टियां अगर साथ आएगी, अगर सारे विपक्ष गोलबंद हो गए कुल मिलाकर, तो ये बातें तय है कि बीजेपी को बड़ा डैमेज लगेगा। क्या लग रहा है, जो कांग्रेस की कार्यालय में इस टाइम नजारा आपको दिख रहा है, इसे क्या अनुभव मतलब लग रहा है आपको? अनुभव तो यही लग रहा है कि इतना चहल पहल दिन में नहीं रहता था, कभी भी नहीं। जितना चहल पहल ये आधी रात को 11 बजे है। आप अगर आ जाते आदित्य अगर सुबह, तो पता चल जाता कि कैसा कितना नमस्ते कितना ये है वो है, तो भीड़ ही नहीं रहता है, लगता है कि कोई है ही नहीं। मतलब कई बार लगता है जो इसके अधिक ये होता है कि जब बड़े नेता आने वाले हैं, जैसे सपोजेड मोदी जी आने वाले रहे तो बीजेपी कार्यालय का नजारा क्या होगा, लालू जी आने वाले रहे तो आरजेडी का कार्यालय का नजारा क्या होगा, चिराग पासवान आने वाले रहे तो उनका कार्यालय का नजारा क्या रहा है। तो हर जगह होता है, जब टॉप लीडरशिप आता है तो उसका कार्यालय में थोड़ा चहल पहल बढ़ जाता है। पोस्टरबाजी जैसे देख सकते हैं राहुल गांधी, और अभी जिस प्रकार से कर्नाटका जो जीती है तो उससे भी मनोबल हाई है। मगर लोकसभा एक अलग स्ट्रेटजी का चुनाव है कि वहां पर एक 200 विधानसभा या 40-50 लोकसभा का चुनाव नहीं है, 543 लोकसभा का चुनाव है। तो 543 में तो भाई इसका तंत्र बीजेपी का इतना मजबूत कहा जा सकता है कि जिसको धराशायी करने के लिए ये नीतीश कुमार कह सकते हैं कि ये 6 महीना पहले भी पहल किए थे। तो 6 महीना पहले पहल किए तो धीरे धीरे फिर जब तक उनको कोई पावर नहीं देगा या पावर केंद्रित या उनके आधार मानकर लोग नहीं चलेंगे तो मुश्किल होगी। और नीतीश कुमार की भूमिका इसमें अहम है। नीतीश कुमार अभी भी निकल जाए तो फिर ये अलग अलग राज्यों में जाकर जो भूमिका निभा रहे थे नीतीश कुमार, तो वो अहम थी। तो कहीं ना कहीं इसका क्रेडिट नीतीश के पास ही जाता है। क्या लगा 2024 में इसका फायदा होगा क्या विपक्षी दलों को? अगर ये सब साथ रह गए जी, अगर ये सब साथ रह गए तो निश्चित तौर पर फायदा होगा। कोई फायदा नहीं रोक सकता है। 50 सीटों का डैमेज तो बिहार और यूपी ऐसे तमाम चीजों तक ही रोक देंगे, इसमें कोई शक नहीं है, मगर साथ रह गए तब। अगर हम बात करें बिहार की, तो जिस तरीके से बीजेपी ये कह रही है कि हम लोग 40 में से 30 सीट पे खुद चुनाव लड़ेंगे, 10 सीट है जो अन्य दल को बीजेपी देने जा रही है 10 सीट पे, तो क्या लग रहा है बीजेपी जो 30 सीट पे खुद दावा कर रही है, 30 सीट जीत पाएगी बीजेपी बिहार में?
देखिए, अगर ये सब साथ रह गए, जैसे कि कांग्रेस, जदयू, आरजेडी, वाम दल, अब जैसे छोटे छोटे दल को तो बीजेपी कहीं ना कहीं प्रलोभन देकर या ताकत देकर किसी प्रकार से इधर से उधर 1% 2% का, जैसे मांझी जी हुए, कुशवाहा जी हुए, आरसीपी हुए, मांझी तो छटक गए ना बाहर अब। तो 1-8% का लॉस कह सकते हैं। उतना बड़ा फैक्टर नहीं है मांझी, मांझी तो कोई फैक्टर है नहीं बिहार के लिए ज्यादा। कोई फैक्टर नहीं, इतना बड़ा फैक्टर नहीं है जितना बड़ा हम लोग चलाते हैं, उतना बड़ा फैक्टर नहीं है कोई एक। देखिए, 3 प्रमुख दल है बिहार का, जिससे 3 दशक से घूम रहा है, बीजेपी, आरजेडी और एक नीतीश और कांग्रेस ले सकते हैं, एक लोजपा। ये पांचों के बाद है ना कोई आएगा। मांझी जी का कितना विधायक है, इतना बड़ा देखिए फैक्टर है आपका। हर लोकसभा में 20,000 30,000 वोट है, बहुत तो 40,000 वोट है, इससे ज्यादा तो आप नहीं कुछ कर सकते हैं। तो यही 30,000 40,000 ये बड़ा फर्क करता है 10 लोकसभा क्षेत्रों में लगभग, इसमें कोई शक नहीं है, कोई शक नहीं है। मगर बहुत बड़ा फैक्टर है मांझी जी। ये इस पर ये गलत बात, ये गलत बात है, ये कहना गलत होगा। तो बेकार नीतीश लालू रामविलास और भाजपा कांग्रेस राजनीति कर रही है, तो उस पर ये कहना कि पूरा ऐसे कर देंगे वैसे, हाँ एक आध मोरल गिराने के लिए कह सकते हैं नीतीश कुमार को। और मांझी जी अस्तित्व में कब आए, एक मंत्री से जब मुख्यमंत्री बने तो अस्तित्व में कहीं ना कहीं वो आए, और वो अपने कह सकते हैं कि एक अनुभव के कारण, या नीतीश कुमार के कह सकते हैं कि विश्वसनीय होने के कारण वो मुख्यमंत्री बने थे। कोई इतना बड़ा योग्यता उसमें नहीं था मांझी जी का कि बहुत बड़ा कहर ढहा देंगे या वैसी बातें नहीं थी। अच्छा, जो बिहार में A to Z की बातें चल रही, क्या लग रहा है 2024 में सफल दिखेगा क्या? आरजेडी या A to Z की बात कर रही है, पहले एम वाइस का समीकरण की बात चल रही थी, लेकिन अब A to Z की बात करें तो क्या 2024 में सफल दिखेगा बिहार में? देखिए, आरजेडी के पास अपना खास वोट बैंक है, जदयू के पास अपना एक खास वोट बैंक है। आरजेडी एक कहीं न कहीं जाति को नेतृत्व करती है, उसके वहां पर वो दिखती है। बाकी आ जाइए जदयू में, तो नीतीश कुमार का कुछ काम किया हुआ प्रभाव था, वो दिखता था। कांग्रेस के पास भी 5-6% वोट है, इसमें कोई शक नहीं है। और रही बात A to Z का, तो A to Z हर पार्टी में A to Z है। कौन ऐसा पार्टी है कि कौन सी जाति और धर्म वोट नहीं देती होगी। बाकी हम लोग जब फील्ड वर्क करते हैं तो कई देखिएगा कि आरजेडी के वो कैडर हैं जिसका विरोध लालू प्रसाद यादव दशकों से या उनके समर्थक दशकों से करते आ रहे हैं। तो A to Z हर पार्टी में है, मगर तेजस्वी अगर नया स्लोगन देते हैं और नई भूमिका बनाते हैं, और वो इन बातों को समझ रहे हैं। बिहार में आज तक कोई एक जाति के आधार पर कभी आज तक सरकार नहीं बनी है। एक जाति या MY समीकरण से तो बिहार में कभी नहीं बना। अगर ऐसा रहता तो 2010 में आरजेडी को विपक्ष में रहने लायक भी नहीं छोड़ी थी बिहार की जनता। फिर 2015 में जब समूह मिलिएगा तो ही आप कुछ कर पाइएगा। एक जाति या MY समीकरण या MYB समीकरण आजकल जो चल रहा है, तो ये सब फैक्टर नहीं रह जाता है, उसके लिए पूरे समूह को जोड़ना पड़ता है। पूरे जिस तरीके से ममता बनर्जी जैसे एयरपोर्ट पहुंची, एयरपोर्ट से सीधे लालू प्रसाद यादव के घर आवास पे पहुंची, फिर वहां से लालू प्रसाद यादव का पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लिया, उसको आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, लालू प्रसाद यादव कोई आज के तो नेता है नहीं, आज से 35-33 साल पहले मुख्यमंत्री बने हैं, और एक नीतीश कुमार है आज से 33 साल पहले केंद्रीय मंत्री बने हैं। तो इन लोगों के पास इतना अपार अनुभव है कि इन लोगों के पास नेता ऑलरेडी आएंगे। और लालू प्रसाद यादव तो कहा जाता है कि भाई अब जिस बैकग्राउंड से निकलकर इतने बड़े फलक तक आए और केंद्र तक उनका जो पकड़ रहा, 95-99 के दौर में उनकी अहम भूमिका हुआ करती थी प्रधानमंत्री की। आज लोकसभा नहीं है उनके पास ज्यादा, फिर भी जो नेता उनको देखकर, जो वो हंसी मजाक में भी बड़ी बड़ी बातें कह देना और बड़ी बड़ी बातों के अंदर ही हंसी मजाक कर लेना, ये लालू प्रसाद यादव के पास जो कायल बना देने वाली कला थी, उसमें वो काफी अपना फॉलोअर्स बढ़ाए, और उसमें आज मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री कई लोग उनका फॉलोअर्स है, और उनके पास आना कह सकते हैं कि ये लालू प्रसाद यादव की पूंजी है। 2024 में क्या लगता है कि अगर महाविपक्षी दल की बैठक हो जाती है, सफल सब कुछ हो जाता है, डिसीजन सामने आ जाती है, मान लीजिए कहीं नीतीश कुमार के नाम पे मुहर लग जाती है, तो 2024 में किसको देखते हैं, नीतीश की मोदी? देखिए, नीतीश की मोदी, ये लड़ाई चल रहा है जानते हैं कब से? 2010 विधानसभा हुआ था बिहार में, ये तब से चल रही है जब 116-18 सीटें जदयू जीत कर आई थी। तब नीतीश कुमार को लगा कि भाजपा के पास कोई ऐसा चेहरा नहीं है, और मतलब हम थोड़ा पीछे जाके ले जाना चाहेंगे। उस वक्त भाजपा में नरेंद्र मोदी एक दागदार चेहरा के रूप में जाने जाते थे, गुजरात गोधरा को लेकर।
कि मुस्लिम वोट नहीं करेगा, ऐसे वैसे पूरा चीजें, मगर एक लॉबी जुड़ी, एक संयोग बना। नीतीश कुमार उसी वक्त से नीतीश कुमार को पता था कि राष्ट्रीय फलक पे कौन आने वाला है। यही दोनों टक्कर दे रहे थे। 3 बार जीत गए थे गुजरात नरेंद्र मोदी, और 3 बार लगभग सीएम बन चुके थे नीतीश कुमार 2010 में। तो उससे जो बड़ी भूमिका बनी, तो वहीं से इन दोनों का रेस जारी है। आज कोई नया नीतीश और मोदी नहीं चल रहा है, तो उस वक्त से ही चल रहा है। आज नीतीश कुमार के पास बड़ा संगठन नहीं है, ये कह सकते हैं। नरेंद्र मोदी के पास बहुत बड़ा संगठन है और एक विचारधारा पे काम करती है, और उन विचारधारा और उद्देश्यों के लिए काम करती है। वो हिंदुत्व का एजेंडा लेकर चलती है। अगर वह कहती है कि राम मंदिर बनाएंगे तो बनाएंगे। तो क्या रविकांत जी, ये मान लीजिए आप कि 2024 में जो चुनाव होगा, ये मंदिर मस्जिद के नाम पे होगा कि मुद्दा पे चुनाव होगा, कि शिक्षा के मुद्दा पे चुनाव होगा, कि बेरोजगारी पे होगा, कि स्वास्थ्य के मुद्दा पे चुनाव होगा? किस मुद्दा पे चुनाव होने वाला है 2024 का? देखिए, 90 से इस देश का लोकसभा का जो वोटिंग होता है जी। उसकी धारा बदल चुकी है। 1990 के बाद ही, जब राम मंदिर का जब बात चला, राम मंदिर की तमाम चीजें चली, तो उस वक्त ही तमाम चीजें ओपन हो गया। और जिस विचारधारा को लेकर चल रही थी, वह हिंदू राष्ट्र, हिंदू स्थल, राम मंदिर, अखंड भारत, ऐसी तमाम चीजें तो एक मिनट, तो ऐसी तमाम चीजें जब वह लेके चल रही थी, तो उसी 90 के बाद से ही विपक्ष की भूमिका में आ जाती है बीजेपी। और जब विपक्ष में आ गई, तो उसके बाद तमाम चीजें ओपन हो गया कि अब जो संघ की रीति और नीति थी, तो वो फॉलो करने के लिए अब अग्र हो गई। और 96 आते आते सबको पता है कि समाजवादी पार्टी में 2-3 धड़े बड़े। मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश संभाल रहे थे, और यहाँ नीतीश और लालू बिहार में संभाल रहे थे। मगर नीतीश कुमार को लगा कि अब लालू प्रसाद यादव के पास ज्यादा संभावना नहीं है। कई बातें निकल कर आई कि अपमानित किया गया, और लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बनने के बाद दोस्तों को भूल गए। तो नीतीश कुमार एक अलग धारा में चले गए। समाज और जॉर्ज फर्नांडिस, शरद यादव, ऐसे कई धाराएं जुड़ी, और बीजेपी का 96 में एनडीए जो हुआ, जो 13 दिन की भाजपा, उसके बाद से ही देश में फिक्स हो गया कि अब राजनीति किस ओर चली गई है या किस ओर जाना चाहिए। तो अब ये सभ्यता और संस्कृति की बात करती है बीजेपी, और हिंदुत्व उसका प्रमुख एजेंडा है। और इस देश के अगर हिंदुत्व की बात करिएगा, तो इस देश में एक बहुत बड़ा तबका जो है, कह सकते हैं कि हर 6 में से 1 वोटर हिंदू है। तो अब उस ओर जब राजनीति चली जाएगी, तो अब जब जाति जाति का खेल हो रहा है, तो अब वहां पर तो भाजपा को थोड़ा प्लस पॉइंट हिंदुत्व के नाम पे मिल ही जाएगा। इसमें कोई इफ और बट का बात नहीं है। जी, आपको ही नहीं लगता कि मतलब जो भी चुनाव हो, उस चुनाव से थोड़ा मंदिर मस्जिद से ऊपर उठ के चुनाव लड़ा जाए? जो कि अब मतलब जो भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, खासकर बीजेपी जो है, मंदिर मस्जिद के नाम पे ज्यादा चुनाव जीतती है, तो उससे ऊपर उठ के चुनाव नहीं लड़ सकती है क्या बीजेपी? नहीं, बीजेपी का वो कह सकते हैं कि वहां से इसको फायदा है। अब जैसे राम मंदिर के नाम लेने पर लाखों लोग एकजुट हो जाते हैं, ठीक है। और राम के अस्तित्व को एक पार्टी नकारा करती थी। फिर एक बार 2013 में कुछ ऐसा हुआ कि जामा मस्जिद के इमाम बुखारी शायद थे, या जो भी वहाँ के जो थे, इमाम बुखारी ही थे। तो उनके तरफ से एक बयान आया कि हम लोग एक मुश्त कांग्रेस को वोट करेंगे।